कैश फ्लो साइकिल जो है वो क्या होता है? सवाल ये है। साइकिल नजर आ रहा है। साइकिल कोई भी चीज होती है जो कि ट्रेड साइकिल भी आपने पढ़ा हुआ है बिजनेस के अंदर, जो रिपीट होती है बार बार। तो इसका मतलब कैश फ्लो साइकिल आपको ये बताता है कि आपका कैश जो है वो आउट कब हो रहा है और इन कब हो रहा है। और ये साइकिल कंप्लीट कब होता है, यानी कि कभी भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो वो कैश आउटफ्लो से स्टार्ट होता है। बिजनेस सेटअप किया, रॉ मटेरियल खरीदा, मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी या किराए पे ली, जो भी है, आउटफ्लो से स्टार्ट हुआ। और इनफ्लो कब होगा? जब आपने प्रोडक्शन करने के बाद फाइनली चीजें सेल कर दी, आपको रेवेन्यू आ गया, तो इनफ्लो आ गया। तो ये आउटफ्लो से इनफ्लो जब ये आता है आपको वापस, तो उसको बोलते हैं कैश फ्लो साइकिल। तो कई बिजनेसेस का कैश फ्लो साइकिल बड़ा होता है, कईयों को छोटा होता है। जैसे कि अगर हम रिटेल शॉप्स की बात कर लें तो उनका कैश फ्लो साइकिल छोटा है। क्यों? क्योंकि आपने चीजें बनानी थोड़ी है, आपने तो चीजें पकड़ी, दुकान में रखी, भेज दी, कस्टमर पहले ही आ रहा है। तो उसमें तो आपका कैश फ्लो साइकिल छोटा है और इशू नहीं है उसमें आपको कैश फ्लो का। क्योंकि जैसे ही आप खर्चा करते हैं तो अगले दिन ही शायद या उसी दिन ही शायद कस्टमर आ जाता है लेने के लिए, आपको पैसे दे देता है, आपके पास पैसा आ जाता है। तो शायद जो रिटेलिंग बिजनेस है उनका तो कैश फ्लो साइकिल शायद 1 या 2 दिन का होता होगा। अच्छा, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उनका कैश फ्लो साइकिल लॉन्ग होता है, क्योंकि उनको पहले रॉ मटेरियल लेना है, फिर प्रोसेसिंग करनी है, वो एक टाइम पीरियड है, और फिर मैन्युफैक्चरर ने ट्रांसपोर्ट करनी होती है चीजें टू द पॉइंट जहां से लोग बाय करते हैं, और वो दुकानें हैं। तो इनका कैश फ्लो साइकिल बड़ा होता है, और उसमें प्रॉब्लम आती है क्या? कि आपने आउटफ्लो तो कर दिया हुआ है, इनफ्लो अभी आ ही नहीं रहा, उसमें टाइम लग रहा है। तो आपको फिर कैश फ्लो साइकिल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप नहीं कंसिडर कर रहे तो कैश फ्लो प्रॉब्लम आएगा। और वो क्या होता है कि जब आपका कैश आउटफ्लो आपके कैश इनफ्लो से ज्यादा हो जाता है, कि आपने आउटफ्लो कर दिया हुआ है, इनफ्लो आ नहीं रहा अभी, आया है लेकिन थोड़ा सा, कुछ चीजें भेजी थी। अच्छा, आपने चीजें तो बना रही है 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स आपने बनाए हैं, फर्जी या शर्ट्स बनाई हैं, तो आपने उसमें से चीजें भेजी, 2,500 भेजी हैं, अभी 2,500 अभी भेजनी है, वो अभी मार्केट में गई है, उसमें से 1,000 का बिक गई है। तो ऑफ कोर्स आपको अभी उतना रेवेन्यू नहीं आया हुआ, तो आप फिर फर्दर प्रोडक्शन कैसे करेंगे अगर आपका अभी इन्फ्लो ही नहीं आया हुआ? इसका मतलब है जिस बिजनेस का कैश फ्लो साइकिल लॉन्ग होता है उसको कैश की अवेलेबिलिटी ज्यादा रखनी चाहिए, ज्यादा कैश उसके पास होना चाहिए, अरेंज करके रखना चाहिए। जिसके पास नहीं है, शॉर्ट है, उसको तो जरूरत नहीं हो, तो डेली बेसिस पे आ जाता है। तो एक तो ये बात है, ये आपको समझ होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? कैश फ्लो फोरकास्ट बनाना होता है। और वो क्या है? आइंदा आने वाले महीनों में आपका कितना कैश फ्लो रहेगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है, और उस प्रॉब्लम के आने से पहले ही आप उसको रिजॉल्व कर दें। ओ लेवल बिजनेस में भी पढ़ा हुआ आपने ये। तो अब जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ दी हुई है, लेकिन ये होता है मंथ बाय मंथ बेसिस। मतलब हर महीने के एंड पे आप देखते हैं कि आपका कितना कैश बचा कि नहीं बचा। साइकिल बड़ी है वो या छोटी, बस दोनों मंथ। दोनों में बनाना चाहिए, हाँ। मंथ पे हाँ, मंथ मंथ बाय मंथ ही करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि कैश फ्लो का ताल्लुक होता है आपके डेली एक्सपेंसेस के साथ। अगर आपका कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो आप अपने डेली एक्सपेंसेस मीट नहीं कर सकते, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो कोई प्रोड्यूसर है, कोई ग्रोअर है, तो आपको जरूरत पड़ती है। तो रेडी कैश तो होना ही चाहिए आपके पास। तो कैश फ्लो फोरकास्ट में आप अगर गौर करें तो आपके पास फर्ज किया कि कुछ कैश पड़ा हुआ है जनवरी में, ठीक है। ये जो जनवरी में आपके पास कैश पड़ा हुआ है, ये क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि आपका बिजनेस चल रहा है, लेकिन आपके पास दिसंबर में कुछ कैश बच गया था। इतना तो आपको पता ही, अकाउंटिंग पढ़ते हैं कि अगर पिछले महीने आपके पास कोई क्लोजिंग कैश पड़ा हुआ था तो अगले महीने आपका ओपनिंग कैश बन जाता है। तो 2,000 आपको पीछे से आया पिछले महीने, आपने कहा ओके रख लिया। कैश इनफ्लो आपके पास कैश सेल्स की शक्ल में आ रहा है, $3,500। फिर कैश आपने डेटर से रिसीव किया, वो कौन सा है? अब नया नाम क्या आ गया डेटर्स का? ट्रेड रिसीवेबल। तो उन्होंने आपको पैसे देने थे, उन्होंने आपको जनवरी में पैसे दे दिए। फर्ज किया आपने दिसंबर में सेल की होगी, वो आपको जनवरी में मिल गई, मेच्योर हो गई, $1,500 आ गए। तो आपके पास कैश इनफ्लो कितना आ गया? $5,000। इसमें अभी ओपनिंग कैश बैलेंस ऐड नहीं हुआ हुआ। तो अब आपके पास फिर आउटफ्लो है, आपके पास आपने क्रेडिटर को पे करना था, फर्ज किया वो आपने पे कर दिया। फिर आपने शायद वेजेस देनी थी, तो क्रेडिटर को पे किया $1,500। फिर आपने मजदूरों को पैसे देने थे, वो आपने किए 2,300। तो कैश आउटफ्लो आपका आ गया 3,800। ये मैंने किया भी हुआ है, G=E+F, मतलब किन किन को जमा करना है, सिर्फ ये 1,500 को जमा किया गया है, और 2,300 को आउटफ्लो को जमा किया ना, तो टोटल कैश आउटफ्लो आ गया। अब आपने निकालना है नेट कैश फ्लो, और वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला, क्या है? D-G। तो डी क्या है? डी है टोटल कैश इनफ्लो, और जी क्या है? टोटल कैश आउटफ्लो। ये तो जब उसमें से निकालेंगे तो आपके पास आ गया $1,200 नेट कैश फ्लो। तो अब आपके पास अगर क्लोजिंग बैलेंस आपने देखना महीने के एंड पे कितना बच रहा है, तो एक तो ये नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में है, और आप इसमें ओपनिंग कैश बैलेंस को ऐड कर दो, 1,200 में ऐड कर दो, ऊपर कितना है दो क्लोजिंग कैश हजार बैलेंस? 2,000 नहीं भाई, दो 2,000 ये, हजार हाँ 2,000 ये 2,000 दिया, ये तो ऐड करते हैं, कितना आ गया? 3,200। ये है ना?
तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 3200, और पेपर में आपको हो सकता है उन्होंने ये कैश फ्लो फोरकास्ट बना के दिया हो, और हो सकता है इसमें से कुछ आपको आइटम मिस कर दें, और आपको खुद निकालनी है कि वर्किंग कैसे होगी इसकी। अच्छा, आपके पास जो 3200 आ गया, ये पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब है ये बात तो पक्की हो गई, अगर आपने ये दिसंबर में बनाया है तो जनवरी में कैश फ्लो प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो आप रिलैक्स रहेंगे कि हमें मजीद कैश अरेंज करने की जरूरत नहीं है। पता चले कैश अरेंज कर लिया, उसकी जरूरत ही नहीं हो तो जाया हो रहा है फिर कैश। वही बात, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ रही है आपको। अच्छा, फिर आगे देखें तो ये 30 आगे क्या हुआ जी, दूसरे महीने में जरा गौर करो। दूसरे महीने में आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो 3200 क्यों है ये? क्योंकि जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस 3200 आया है, वो अगले महीने कैश तो आएगा ना आपके, पड़ा हुआ है। आया नहीं है, पहले ही पड़ा हुआ है। उसमें भी आपने इनफ्लो जो आए वो ऐड कर लिए, जो आउटफ्लो है वो भी ऐड कर लिए, और इवेंचुअली आपने जब माइनस किया तो आपके पास नेट कैश फ्लो 4000 आया, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। कि आपका आउटफ्लो ज्यादा हो गया है इनफ्लो से। तो यहाँ आपके अलार्म बज जाने चाहिए कि प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन देखते हैं, आपके पास ऊपर ओपनिंग कैश बैलेंस भी पड़ा हुआ है। कितना पड़ा था वो? 3200। वो भी सफिशिएंट नहीं है, 3200 और 4000 अब ऐड नहीं होंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, माइनस होंगे। माइनस होके भी आपके पास 800 नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब है ये बात पक्की हो गई कि फरवरी के महीने में कैश फ्लो प्रॉब्लम आ रहा है। आपने फोरकास्ट किए, तो आप क्या करोगे? आप इमीडिएटली कैश। कैश को अरेंज करोगे पहले, कि फरवरी में ना आए। और उसके लिए क्या तरीके हैं? आप अपनी कोई इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसको बेच देंगे। आप ओवरड्राफ्ट अरेंज कर लेंगे, कि बैंक से कहेंगे हमें पैसे ज्यादा निकालने दें बैंक से। तो ये भी फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। कोई और चीजें हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रही, आप उनको बेच सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है पहले ये पीछे, आप देख लीजिएगा वीडियो। तो आपके पास तो ये कैश फ्लो प्रॉब्लम अवॉइड की जा सकती है। आगे आगे हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट, वो हमने देखा। स्टार्टिंग का बिजनेस क्यों जरूरी है? भाई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरू में तो आउटफ्लो ही होता है, इनफ्लो तो होता ही नहीं। तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है पता हो आउटफ्लो कितना हो रहा है, और हमें कैश अरेंज करके रखना है जब तक हमारी सेल नहीं होती। अच्छा, फिर एक तो ये बात हो गई, दूसरा रनिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। बिजनेस एक्सपैंड, बिजनेस अगर एग्जिस्टिंग भी रन कर रहे हैं तो आपके डेली एक्सपेंसेस तो हो रहे हैं, उसके लिए भी आपको कैश फ्लो फोरकास्ट चाहिए। और फिर मैनेजर कीप द बैंक मैनेजर इन्फॉर्म। अगर आपको लोन लेना है तो बैंक जो सबसे ज्यादा चीज रिक्वायर करता है पहले, वो क्या होती है? कैश फ्लो फोरकास्ट। भाई वो दिखाओ हमें पहले, क्योंकि लोन कब वापस करना है? फ्यूचर में। कैश फ्लो फोरकास्ट किसका है? फ्यूचर का। तो पता चले भाई अभी जो भी है, अभी आपके पास कैश है मान लिया, आगे है कि नहीं? तो अगर आगे कैश में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ी है कैश में खाद देंगे और वो मान लेंगे, वो भी चेक करेंगे कैसे बनाइए। अकाउंट देखेंगे क्या अकाउंट आ रहे हैं, कैश कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे, इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, फिर देखेंगे कैश में खाद क्या बनाया हमने। और अगर उन्हें लगेगा कि आगे प्रॉब्लम नहीं आ रही तो ठीक है, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कहेंगे भाई पहले बताएं इसको अवॉइड कैसे करेंगे। और अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो फिर वो लोन आपको नहीं देंगे, क्योंकि उनको रिस्की हो जाएगा ज्यादा। आप वापस कैसे करेंगे? इंस्टॉलमेंट में लोन नहीं कर सकेंगे ना, इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे? फिर मैनेजिंग कैश फ्लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब क्या? कि कैश को अच्छे से मैनेज करना। खाली कैश फ्लो फोरकास्ट इसलिए नहीं बनाया जाता कि कैश फ्लो प्रॉब्लम को ठीक करना है, और भैया आपके पास कैश पड़ा हुआ है, इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। और क्यों पड़ा हुआ? यार इससे एक्सपेंसेस पे करने हैं, और महीना गुजर गया एक्सपेंसेस पे ही नहीं करने पड़े, हुए ही नहीं। तो कैश को ना इस्तेमाल किया, और ना ही किसी और पर्पज के लिए यूज किया, तो वो तो जाया हो गया। जाया मतलब वो बेनिफिट जो आपको हो सकता था उस महीने में, वो नहीं हुआ। तो ये है। तो इसको कहते हैं बेटर मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो। फोरकास्ट बनाएंगे, पता चलेगा यार आगे तो कैश फ्लो पॉजिटिव है, चलो अभी पैसा आप इस्तेमाल करो कहीं और। वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी है, अभी दे दो इसी महीने, हमें टेंशन नहीं आगे। कोई नई मशीनरी बाय करनी है, या कोई मशीनरी को रिपेयर करना है, अभी कर लो, इशू नहीं है हमें। और अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप नेसेसरी एक्सपेंडिचर करेंगे, बाकी सबको पोस्टपोन कर देंगे। यार एक्सपेंशन करनी, उस पेंशन को तो खर्च छोड़ ही दो। एक मशीन को अभी रिपेयर करना है, लेकिन अभी मशीन की जरूरत नहीं है फिलहाल, इमीडिएटली छोड़ो। कोई हम नहीं करेंगे इसको। हमारा प्लान है वर्कर्स की ट्रेनिंग, यार वो तो बाद में भी दे देंगे, अभी तो नई टेक्नोलॉजी हमने 6 महीने बाद लेके आनी है, अभी क्या जरूरत है? तो जो बहुत ज्यादा जरूरी एक्सपेंसेस हैं उनको करेंगे, बाकी अवॉइड कर देंगे, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि कैश फ्लो प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए सिर्फ कैश अरेंज नहीं करना होता। अगर आपसे नहीं अरेंज हो रहा तो ना करें, आप आउटफ्लो को भी कम कर सकते हैं, कि फ्यूचर आउटफ्लो जो होने वाला है उसको कम कर दो। आप सप्लायर से रॉ मटेरियल बल्क में लेते थे, तो ना लें, माना डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको फिलहाल अवॉइड करना है कैश आउटफ्लो उसको। क्योंकि अगर कैश फ्लो आपका मैनेज नहीं हुआ तो जितना मर्जी प्रॉफिट आपको, होता क्या है उसे, आप बल्क में बाय करते हैं, डिस्काउंट मिलता है, आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है। लेकिन आपको पता है कि प्रॉफिट के बगैर आप सर्वाइव कर सकते हैं?
फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। कैश फ्लो आपका बिगड़ गया तो आप एक दिन, 2 दिन, हफ्ता निकालना मुश्किल है। तो आप वहां पर प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, यार प्रॉफिट छोड़ो, पहले हमने बल्क में नहीं लेना, हम स्मॉलर क्वांटिटी में लेंगे ताकि कैश हमारे पास रहे, आउटफ्लो ज्यादा ना हो, अगर कैश फ्लो फोरकास्ट में नजर आ रहा है कि कैश फ्लो प्रॉब्लम आपको आ रहा है। अच्छा, फिर आगे हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो फोरकास्टिंग, लास्ट चीज ये आ गई। वो क्या, एक तो इनएक्यूरेट सेल्स एंड कॉस्ट फोरकास्ट। आप अब फोकस कर रहे हैं तो आसान नहीं है, पर्टिकुलरली अगर आपका जो एनवायरनमेंट है जिसमें आप ऑपरेट करते हैं वो डायनेमिक है। डायनेमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, बहुत तेजी से चेंज होते हैं, हालात चेंज होते हैं, कभी बढ़ गई सेल्स, कभी गिर गई, कभी कंज्यूमर का पैटर्न चेंज हो गया, गवर्नमेंट भी चेंज हो रही है, आ रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी चल रही है, कभी वर्कर अचानक स्ट्राइक कर देते हैं, तो इसका मतलब है ये इशू, फिर आपका जो इनफ्लो आउटफ्लो है वो एक्यूरेट कैसे होगा। आप तो फोरकास्ट करते हैं पास्ट डेटा की बेस पे। ये जो वेदर फोरकास्ट होता है वो भी किस तरह होता है जी, हमने देखा है कि जो पीछे दिनों में बादल ट्रैवल करके या इस रीजन से बादल आ रहे हैं, ऐसे ही होता है ना, और हवा की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इस सिटी शहर में या मुल्क में बारिश होगी, या सैलाब आएगा या तूफान आएगा, ऐसे ही होता है। लेकिन तो ये भी पास डेटा की बेस पे होता है, तो पास डेटा की बेस पे आप फोरकास्ट कर रहे हैं और आगे हालात चेंज हो रहे हैं क्योंकि एनवायरमेंट डायनेमिक है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। फोरकास्ट के बावजूद भी आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कैश फ्लो फोरकास्ट में चलेंगे क्या? कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया जाता है, कैश फ्लो और कैश फ्लो है एट प्रेजेंट जो आपको नजर आ रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो कितना है, फोरकास्ट फ्यूचर का कितना होना है, उसको आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कितना कंट्रोल करते हैं, और डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे जो मैं आपको बता रहा हूँ। जितना एनवायरनमेंट स्टेबल होगा उतना ही प्रोडिक्शन ज्यादा आसान है, और जितना ही वो अनस्टेबल है, जैसे मैंने डायनामिक कहा, उतना ही प्रोडिक्शन ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, ये अनएक्सपेक्टेड ये भी हो सकता है, एनवायरनमेंट तो डायनामिक नहीं है लेकिन अनएक्सपेक्टेड इवेंट कोई आ गया, जल्जला आ गया, बहुत नुकसान हो गया, तो फिर कारोबार कहाँ चल रहे, नहीं, सैलाब आ गया, अगर बहुत ज्यादा ही बारिशें हो गई, फोरकास्ट किया था लेकिन वो ज्यादा हो गई बारिशें, हमारा ड्रेनेज नहीं था उतना, एक्सपेक्ट नहीं किया। आप देखो ना, वो जब वो क्या कहते हैं, वो दुबई में आई बारिशें हुई थी, क्या हुआ था, वो लग रहा था पाकिस्तान है, पानी छतों से टपक रहा है नीचे, और शॉपिंग मॉल जो है वो भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में कभी तस्वर ही नहीं किया जाता कि इतनी बारिश हो सकती है, कभी हुई नहीं। खैर उसके और भी इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने शायद आर्टिफिशियल भी कोशिश की भी बारिश की बार, एनीवे हुआ, बारिशें हो गई। अब वो नहीं तैयार थे उसके लिए, तो क्या होगा, अब तक वहाँ बिजनेस एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई। अब क्या शॉपिंग मॉल पे आके लोग चीजें खरीद सकते हैं, वो तो बंद ही हुआ होगा ना, सारी बात। तो और वहां उनकी सड़कों पर भी ड्रेनेज का सिलसिला था ही नहीं ना, क्योंकि अभी होती ही नहीं थी बारिशें, तो ड्रेनेज कभी रखा ही नहीं गया वहां पर। जहां बारिशें ज्यादा होती है वहां पर ये काम किया जाता है, तो ये चीजें आ जाती है। अच्छा, अब हो गया हमारा ये चैप्टर खत्म, अब हम जरा देखते हैं क्वेश्चन पे, और जो क्वेश्चन मैंने देना है हम उसको भी देखेंगे। अभी तक हमने क्वेश्चन देखा है, जो पीछे लास्ट टाइम पिछले चैप्टर में देखा था वो कितने नंबर का था, 8। 8 नंबर का, और मैंने बताया था कि मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। अब हम क्या देखने लगे हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन भी देखते हैं, ये वाला, ठीक है। लेकिन ये 2014 का नजर आ रहा है, लेकिन इसको हमने समझना क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ, आपको भी पता ही है इस बारे में। लेकिन 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको किस बात का ख्याल रखना है, 12 का भी दूंगा फिर आगे, लेकिन वो मार्केटिंग में शुरू करेंगे, और फिर P2 के क्वेश्चन जिसमें मुझे देने हैं। 8 का हो गया, आप 5 पे लेते हैं, फिर छोटे क्वेश्चन पे भी आ जाएंगे। अब ये ना, अब जो क्वेश्चन आता है ना पेपर में, उसमें एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऐसे नहीं लिखा होता, वहां पता क्या लिखा होगा, वहां लिखा होगा एक्सप्लेन वन पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस, वो एक ही रीजन पूछेंगे। तो इसमें आप एक साथ रीजन लिख नहीं सकते, सर मैंने 3 रीजन लिख दिए मुझे तो 5 नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा एक ही पॉइंट का 5 नंबर लेके गए, तो ये है एक्सप्लेन वन पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस टू अ न्यू बिजनेस ऑफ कैश फ्लो फोरकास्टिंग। अच्छा, अब इसके अंदर 5 नंबर आपको लेने हैं, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि इसके अंदर 1 नंबर नॉलेज का होता है, और वो भी लेवल 1। और वो तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, अगर आपने कैश फ्लो फोरकास्ट को डिफाइन कर दिया तो ये लेवल 1 नॉलेज है, मिल सकता है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर एक पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस बता दिया कैश फ्लो फोरकास्टिंग का, पहला एडवांटेज एडवांटेज ही हुआ ना, एडवांटेज मेंशन किया, ये भी नॉलेज है, तो दो दो दफा लेवल 1 नॉलेज शो करने की क्या जरूरत है, नंबर तो एक ही है। तो ये आपके ऊपर है ना, वो और वो पॉइंट तो शो करना ही करना है, लिखना ही लिखना है आपने। तो पहले आप पॉइंट हाईलाइट करते हैं और फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। कोई नानी सी डेफिनेशन में लिखते हैं। हाँ, अगर आप ये करेंगे तो फिर एक्सप्लेन बिल्कुल ठीक है, नॉलेज का नंबर मिल जाएगा। तो फिर आप एक्सप्लेन क्या करेंगे, उसके लिए पॉइंट तो लिखना ही होता है ना, फिर भी तो बेहतर है, फिर आप
वो ना करें। हाँ, अगर आपको ये आता ही नहीं है, पॉइंट ही नहीं आता, तो चलो डेफिनेशन लेके नंबर तो लेंगे नॉलेज का, ये ठीक है, समझ आती है। तो ये तो हेडिंग, सर्वाइवल मोड में चले गए ना आप। ये पॉइंट जो लिखना है, इसकी हेडिंग देनी है वो पॉइंट। आपने क्या करना है, एक पॉइंट लेके एक छोटी सी हाइफन डाल देनी है, जो एग्जामिनर को सिग्नल कर रही है कि भाई नॉलेज है, नंबर दो मुझे। और मैंने बताया था कि जब वहां मार्किंग होती है ए लेवल में, तो वो स्टैंप्स लगाता है, के की, ए डबल पी ऐप की, ए एन एन की, यानी कि ये एनालिसिस है, ये ऐप है। और वो अपने टिक मार्क कोई नहीं कर रहा होता, और वो देखता है कि अच्छा जो मैंने ऑब्जेक्टिव रखे हैं ये अचीव हो गए। आगे क्वेश्चन का आंसर आपका छोटा है, लंबा है, आपने जो मर्जी लिखा, उसे परवाही नहीं है। उसने देखना है मेरे ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं पूरे, नंबर दे दो उसको। अच्छा, अब ये नॉलेज का लेवल 1 आपको अचीव करना है यहाँ पे। और उसके बाद आपने 2 नंबर एप्लीकेशन के, और वो आपको लेवल 2 पे मिलेंगे। और वो क्या होता है कि एक तो किसी बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल आपने करना है, तो वो बिजनेस का एनवायरनमेंट हो सकता है, जैसे मैंने डायनामिक एनवायरनमेंट की बात की है। वो बिजनेस की नेचर हो सकती है कि बिजनेस किस प्रोडक्ट में डील करता है, या किस किस्म का प्रोडक्ट जब बना रहा है। किसी ब्रांड का जिक्र करके नेचर बतानी है, वो भी कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक न्यूली स्टैब्लिश बिजनेस की बात, कहाँ है कि न्यू बिजनेस की बात की हुई। तो एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट उन्होंने एक किस्म का दिया हुआ है यहाँ पर। तो आपने न्यू बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट को छोड़ना नहीं है, वो ध्यान में रखना। सही सही। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि न्यू बिजनेस को तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है कैश फ्लो फोरकास्ट की, क्योंकि उसे तो आइडिया ही नहीं होता खर्चा कितना होना है, आना कब है। तो अगर वो फोरकास्ट नहीं करेगा, एक चलता हुआ बिजनेस फिर आइडिया लगा लेगा कि यार मेरे महीने की इतनी सेल होती है, तो इतना इनफ्लो आएगा या इतना आउटफ्लो होता है मेरा। तो ये कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा ना मेरे। अच्छा, जब आप कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको आप यूज करते हैं इनटू योर डेवलपमेंट, इनटू योर एनालिसिस, वो बन जाता है लेवल 2 एप्लीकेशन। ठीक है, अब आप करेंगे तो मैं देखूंगा ना आप कैसे कर रहे हैं। तो उसके 2 नंबर है। अगर आप सिर्फ लेवल 1 शो करेंगे, कि नए बिजनेस के लिए तो जरूरी होता है क्योंकि उनको नहीं आइडिया होता, अगर इतनी बात लिखेंगे तो लेवल 1 एप्लीकेशन है, 1 नंबर मिलेगा एप्लीकेशन। इसके आगे लिखने के। आगे इम्पैक्ट बताओ बिजनेस का, एक इम्पैक्ट कम से कम। इसका मतलब आप अपनी एप्लीकेशन को एनालिसिस में ले गए, तो लेवल 2 को पहुंच गए। अच्छा, फिर आपने आगे 2 नंबर आपके आ गए एनालिसिस। और जहां तक P1 का या P2 का ताल्लुक है, एएस का, तो एनालिसिस होता ही लेवल 2 है। एप्लीकेशन लेवल 1 हो जाती है किसी क्वेश्चन में, नॉलेज भी हो जाती है, एनालिसिस लेवल 2 ही होता है, लेवल 1 होता ही नहीं है। तो इसमें आपके कितने नंबर आ गए अब? 5 हो गए पूरे। तो अब आपने इस सवाल को अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट करना है पहले एडवांटेज बताएंगे, फिर आप उस एडवांटेज को एक्सप्लेन करेंगे, उसमें अपना कॉन्टेक्स्ट भी डालेंगे, किसी नए, किसी बिजनेस की नेचर के बारे में बताएं, और वो कहें वो नया है, उसको फिर डेवलप करें, और चेन भी बनानी है। चेन बनाओगे तो लेवल 2 पे जाओगे। अगर आपने सिर्फ एक ही इम्पैक्ट शो किया, तो लेवल 1 एनालिसिस होगा, और उसका 1 नंबर है। एक से ज्यादा इम्पैक्ट शो करोगे तो लेवल 2 पे पहुंच जाओगे। अच्छा, ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। एक पांचवा ये सवाल है एक, और एक मैंने सवाल आपको देना है। अच्छा, लीजिंग है, तो इसको भी इस्तेमाल तो हम कर सकते हैं। चलें, अभी फिलहाल हम 5 नंबर का ही क्वेश्चन रखते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो अभी ताकि आप इतने करके कर लें, एकदम इतना बर्डन नहीं डालता कि मैं आप पे। जी, 5 नंबर वाला जो है। अच्छा, अब हमारे आगे, इसको मैं, ये खत्म हो गया। अब हमारे हैं जी सेक्शन 3 पे, वो है मार्केटिंग वाला। आसान है, ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, मतलब इसमें से सवाल तो आता ही आता है, ये है ही नहीं कि ना आए। P2 में बहुत ज्यादा आता है, और P1 में भी वो दे सकती है इसके बारे में। टेक मार्केटिंग से स्टार्ट करें। जी बिल्कुल, वहीं से करेंगे। अच्छा जी, हम आ गए अब ये चैप्टर नंबर 9 आ गया हमारे पास, व्हाट इज मार्केटिंग। बुक का सेक्शन 3 है वैसे ये। मार्केटिंग के बारे में आपको अच्छे से पता है कि मार्केटिंग क्या होती है, लेकिन मैं जल्दी से बताता जाता हूँ कि मार्केटिंग जो है वो एडवर्टाइजिंग का नाम नहीं है। आपको जनरली हम ये कहते हैं मार्केटिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग है, या किसी ने आपको बताया होगा, जो भी है। आपने याद रखना है, मार्केटिंग का जो स्कोप है वो बहुत ब्रॉड है। वो कैसे? मार्केटिंग जो होती है ना, वो स्टार्ट कहाँ से होती है? अच्छा, मैं बताता हूँ। मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट्स बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, एंड इट गोज ऑन टिल द प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट। तो ये तो सारा कुछ ही आ गया एक किस्म का। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आपने प्रोडक्ट बनाना होता है, तो आप क्या करते हैं? आप करते हैं R&D। समझते हैं क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट जो बनाना है तो रिसर्च तो करनी है। आपने कोई रेस्टोरेंट ही खोलना है लाहौर के अंदर, तो आप पहले रिसर्च करेंगे यार कौन सा रेस्टोरेंट खोलना है।
कोई चाइनीज खोलने हैं, कोई कॉन्टिनेंटल खोलना है, कोई फास्ट फूड का खोलना है? मैं हिला हूँ शायद उस वजह से हुआ है ये। अच्छा अच्छा। तो R&D जब आपने कर लिया तो उसके बाद आप क्या करते हैं? इसके बाद होती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। लेकिन आपने ये याद रखना है, R&D के बाद जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये मार्केटिंग का काम नहीं है। किसका काम है ये? ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट का काम है। जो फैक्ट्री में ऑपरेशन मैनेजर है, जो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, जिसके अंडर वर्कर्स हैं, ये उनका काम है। इनका काम डिजाइन देना है कि आपको भाई ये मार्केट में चीज है, और ये चीज जो है ना, चूंकि कंपेटिटर भी बना रहे हैं और कस्टमर पसंद भी कर रहे हैं। पता कैसे चला? R&D से, मार्केट रिसर्च से। तो डेवलपमेंट इन द सेंस प्रोडक्शन नहीं कर रहे, प्रोडक्ट का डिजाइन डेवलप करके देंगे। अच्छा, अब उसके बाद ऑफ कोर्स आपने वो प्रोड्यूस कर लिया प्रोडक्ट को, वो मार्केटिंग का काम नहीं है। अब उसके बाद जब प्रोड्यूस हो गया तो आपको क्या काम करना है? आपको प्रोडक्ट की प्राइस सेट करनी। ठीक है, ये मार्केटिंग वाले ही सेट करेंगे। ऑफ कोर्स वो कोऑर्डिनेट करेंगे ऑपरेशन डिपार्टमेंट से, आपकी कॉस्ट कितनी है। फिर देखेंगे प्रिवेलिंग प्राइस मार्केट में क्या चल रही है, कॉम्पिटिटर क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं, कंज्यूमर की इनकम कितनी है, वो क्या ये खरीद सकते हैं, विद इन देयर परचेजिंग पावर है कि नहीं है। ये मार्केटिंग का काम है। अच्छा, प्राइस जब सेट कर दी तो अब आपका प्रोडक्ट तैयार है और प्राइस भी सेट कर दी हुई है। अब आपको क्या करना है? भाई उसके लिए आपने एडवर्टीजमेंट करनी है। लोगों को नहीं बताना कि मार्केट में एक प्रोडक्ट आ गया हुआ है। अगर आप लोगों को बताएंगे नहीं तो लोग मार्केट में आपका प्रोडक्ट मांगेंगे कैसे? आजकल हम जब प्रोडक्ट में, जब मार्केट में जाते हैं, तो हम प्रोडक्ट का नाम लेते हैं। हम ये नहीं कहते भाई टूथपेस्ट दे दो जो भी है, या सॉफ्ट ड्रिंक दे दो कोई भी है। हम नाम लेते हैं क्योंकि वो नाम पहले से हमारे जहन में होता है। इसके लिए ना एक टर्म इस्तेमाल होती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये इवोक्ड सेट। आपने याद रखना है, इवोक्ड सेट। ये पता क्या करता है? ये कस्टमर की एबिलिटी को शो करता है, एबिलिटी टू रिकॉल। आपने भूलना नहीं है, एबिलिटी टू रिकॉल। आप मार्केट में गए और मैं अगर आपसे अभी कहूँ सॉफ्ट ड्रिंक, तो क्या ध्यान में आता है नाम? पेप्सी। कोक, पेप्सी। तो मैं सिर्फ अगर कहूँगी आपको कार, तो क्या ध्यान में आ रहा है फिलहाल? है। हाँ, अब इसका मतलब है, ओके, इसका मतलब है कि जब भी किसी प्रोडक्ट का नाम लिया जाता है, तो उससे रिलेटेड जो ब्रांड्स होते हैं वो आपके दिमाग में पहले से मौजूद होते हैं, और उनकी एक लिस्ट बनी हुई है ऑर्डर वाइज, रैंक वाइज। और जो सबसे ऊपर ब्रांड होता है रैंक वाइज, आप सबसे पहले उसका नाम लेते हैं। और मैं कहूंगा और नाम बताएं, तो अब आप दूसरे नाम भी आपके जहन में आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब अगर आपके पास पैसे हैं और आप चीज लेना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले कौन सी चीज लेंगे जो कि आपके इवोक्ड सेट में सबसे ऊपर है? इवोक्ड सेट है जिसमें प्रायोरिटी वाइज ब्रांड्स को अरेंज किया गया है, आपके ब्रेन ने अरेंज किया है। और वो अरेंज कैसे हुआ है? एडवर्टाइजमेंट की मदद से। देख देख के देख यार ये क्वालिटी, उस पे तो एडवर्टाइजमेंट बता रहा है ना। तो एडवर्टाइजमेंट प्राइस भी बता रहा है, एडवर्टाइजमेंट क्वालिटी भी बता रहा है, कौन से लोग बाय कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, उसकी यूटिलिटी क्या है, मतलब उसको उसके इससे क्या सूटेबिलिटी है, सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी। तो एडवर्टाइजमेंट देख के ही लोग अंदाजा लगा रहे हैं। अच्छा, तो वो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट जब आपने कर दी, तो ये जब एवोक साइट में चीज आ गई, अब लोग मार्केट जाएंगे नहीं यार। एडवर्टाइजमेंट हमने देखा था प्रोडक्ट का, ये आया हुआ प्रोडक्ट, हम कभी कहते नहीं ऐसे। अभी जैसे हमें पता चला है कि आईफोन प्रो 16 प्रो मैक्स आ गया, माशाल्लाह, हम लेंगे लेंगे ये। अच्छा, अब वो 16 प्रो मैक्स आ गया है, आईफोन 16 भी आ गया है, और कीमत कितनी है उसकी, प्रो मैक्स की? कम से कम भी हाँ, 6 के लाख तो हो गई। और जो आईफोन 16 है वो शायद लाख 1.5 लाख कम का है शायद, वो शायद $800 का है मेरा ख्याल है, इतने का ही है। अच्छा, तो अब वो आया है तो हमें पता कैसे चला है? एडवर्टाइजमेंट। बताया ना। हमारे यहाँ नहीं होती वो और बात है, कि हमारे यहाँ तो समझते हैं कि इन्होंने तो लेना ही है, इनको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। एप्पल एडवर्टीजमेंट करता है। पाकिस्तान में ब्रांड नहीं इतनी करता। बन गई है तो पाकिस्तान में एडवर्टाइज। नहीं करता, क्योंकि बाहर एप्पल इज अ कॉमन प्रोडक्ट, हर बंदे के पास होता है अगर आप ट्रैवल करो यूरोप में तो। यहाँ नहीं है। यहाँ पे पता होता है कि इसके पास एप्पल है, तो ये बंदा जो है ना बिलोंग्स टू अ सर्टेन सोशल क्लास, यार अमीर आदमी है। सर लेकिन उनको जरूरत तो नहीं है उनकी एडवर्टीजमेंट। ब्रांड इमेज इतनी किनको? बन गई है, कस्टमर एप्पल को को नहीं पता क्योंकि होता। उनकी यही इतनी आप, पसंद है। ये जरूरी क्यों है? इस तरह पेप्सी को जरूरत है एडवर्टाइजमेंट की? एप्पल 1885 से पेप्सी चल रही है, 1876 से कोक चल रही है। 150 150 साल से ज्यादा उन्हें हो गया है। क्यों चला रहे हैं? इसीलिए कि जो अपकमिंग जनरेशन आ रही है, उसको पता हो कि एक ब्रांड एग्जिस्ट करता है। और आप एसोसिएट करते हैं, जब टीवी पे ऐड आ रहा है तो आप कहें अच्छा हमारे पास वही प्रोडक्ट है, ये इन है, चल रहा है, तो उनके जहन में भी ये नाम रहे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप ब्रांड आपके नाम जहन में नहीं है,
तो प्रॉब्लम है आपको। अगर वो कॉमनली इस्तेमाल नहीं हो रहा, अगर वो कॉमनली इस्तेमाल हो रहा फिर तो समझ आती है। स्पोर्टेज रोड पे देख रहे हो, एडवर्टाइजमेंट नहीं भी दे रहे, कोई टेंशन नहीं है। आपको पता है टीवी पे भी ऐड कार के कुछ ना कुछ आ जाते हैं। हाँ पहले जी। बिल्कुल नहीं आते थे। क्यों? पहले जरूरत नहीं थी, क्योंकि ब्रांड ही बहुत कम थे। अब जब ब्रांड ज्यादा हो गए हैं तो उन्हें हाईलाइट करना पड़ रहा है कि भाई हमारा भी ब्रांड है। मैंने देखा टोयोटा तो कभी आज की जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा उसको एडवर्टाइजमेंट करते, वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते। तो अब जरूरी हो गया है, क्योंकि लोग वरना दूसरे ब्रांड के नाम जब जेन में रखेंगे वो बाय कर लेंगे। कौन? जो यंगर जनरेशन आ रही है, तो ये जरूरी है। अच्छा, जब आपने एडवर्टाइजमेंट कर दी, इमेज बन गया, तो अब उससे सेल्स हो रही है। और जब आप सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स के बाद आपने क्या करना होता है? आगे आगे क्या करना होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर आपने ट्रांसपोर्ट करनी है, जो भी करना है। अच्छा सॉरी, इससे पहले एक और काम होगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन वाला। कहाँ पे? सेल से पहले यहाँ। जब आप एडवर्टाइजमेंट करें तो मेक श्योर कि आपका प्रोडक्ट दुकानों पर अवेलेबल हो। एडवर्टाइजमेंट चला दिया, लोग पहुंच गए और जी अभी आए नहीं, मुझे यार ये अच्छी मजाक है, वो फिर कोई और वर्ड ले जाएंगे गाड़ी में, लेने तो आए हैं। तो इसलिए आपका प्रोडक्ट राइट प्लेस पे राइट टाइम पर मौजूद होना चाहिए। अच्छा जी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद सैम्पलिंग भी है। हाँ वो भी देखो, हमने जो अभी एडवर्टाइजमेंट की है ना यहाँ पर, ठीक। मैं अगर यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करूंगा तो वो आना चाहिए प्रमोशन। मैंने आपको आसान अभी सिर्फ समझाने के लिए बताया था, आगे हमने सारा डिस्कस करना है। प्रमोशन के अंदर सैम्पलिंग भी आ जाती है। अगर आप फ्री सैंपल दे रहे हैं, फर्ज किया, उसमें एडवर्टाइजमेंट भी आ जाती है, उसमें आपकी पर्सनल सेलिंग भी आती है, पब्लिक रिलेशन भी आती है, स्पॉन्सरशिप भी आती है, बहुत कुछ आ जाता है उसके अंदर। 12, लेकिन अभी हम वहां पहुंचे नहीं। मैं तो आपको जनरल आइडिया दे रहा। तो मार्केटिंग का स्कोप बहुत बड़ा है। स्टार्ट होती है प्रोडक्ट से पहले और खत्म होती है जब प्रोडक्ट बिकता है। ठीक है? तो इसके बगैर तो कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, जो मर्जी कर ले। अच्छा, बहरहाल मैं इसको, और मार्केटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? 4 P's ऑफ मार्केटिंग। और इसको एक और नाम भी दिया जाता है, मार्केटिंग मिक्स। और 4 P's क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे के सारे लेटर प्रोडक्ट पी से स्टार्ट होते हैं। प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्ले, प्राइस और प्लेस। एक्चुअली राइट वर्ड प्लेस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन वो डी से स्टार्ट होता था तो उन्होंने ये नहीं लिखा। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बैचलर्स भी कर रहे होगे और वहां पे बिजनेस पढ़ रहे हैं या मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ोगे आप उसमें। मास्टर्स कर रहे हो उसमें भी पढ़ोगे आप ये। अच्छा, लेकिन ये 4 P's है तो वो 7 P's भी हो जाते हैं, 9 P's भी हो जाते हैं। मुझसे ना इंटरव्यू में पूछा था एक दफा कि 4 P's होते हैं और होते हैं पीस। बहरहाल मैंने बता दिया था उन्हें। खैर, अभी देखें। हैं? वो छोड़े छोड़े, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, ये 3 और आ जाते हैं, 7 P's हो गए। उससे भी आगे जा सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। हाँ, ए लेवल में भी ऐसे 4 P's ही पढ़ाई जाती है वैसे। खैर, सर रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, अब हमें ये समझ आ गई। तो 4 P's बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए। अब फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में क्या क्या आ रहा है? भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू उसी से होती है। फिर क्या आ रहा है? प्रमोशन इंक्लूडिंग पैकेजिंग। अब प्रमोशन लिखा है मैंने। प्रमोशन खाली एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। ठीक है ना? प्रमोशन में बहुत कुछ आता है। एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है, सेल प्रमोशन भी आ रही है, और भी चीजें हैं, वो हम बाद में लेटर ऑन पढ़ेंगे। अच्छा, पैकेजिंग भी प्रमोट करती है। आपको पेप्सी की बोतल नजर नहीं भी आ रही, लिखा हुआ पेप्सी, लेकिन बोतल के डिजाइन से पता चल रहा है ये पेप्सी है। आपको लिप्टन लिखा हुआ नजर नहीं भी आ रहा, लेकिन उसकी येलो पैकेजिंग से पता चल रहा है ओ ये यही लिप्टन। तो इसका मतलब पैकेजिंग प्रमोट करती है प्रोडक्ट को, और लोगों को अट्रैक्ट करती है, और लोग उसको बाय कर लेते हैं। आप बुंदू खान जा रहे हैं तो आउटवर्ड नहीं पता, तो दूर से अजय यार ये बुंदू खान, गोर में हाँ यार ये है, पढ़ा नहीं जा रहा। तो पैकेजिंग भी प्रमोट करती है, याद रखना है। अच्छा, प्राइसिंग आ गई आपकी। यानी कि आपका ब्रांड नेम जो होता है वो प्रमोट करता है। प्राइसिंग ऑफ कोर्स ये भी मार्केटिंग का काम है। डिस्ट्रीब्यूशन मैं बता चुका हूं, मैं नहीं डिस्कस कर रहा। और कस्टमर सर्विस ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप कस्ट ये भी ध्यान में रख लो, मैं पहले ही बता रहा हूँ। कस्टमर सर्विस ये नहीं है कि आप हवाई जहाज में बैठे हुए हैं और आपने बेल बजाई है तो एयर होस्टेस आ गई है और आपको सर्व कर रही है, या आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर रही है। ये कस्टमर सर्विस नहीं है। आपके सर ये क्या बात है? कस्टमर सर्विस वो होती है जिसके लिए आप पे नहीं करते। अगर आपने पे कर दिया तो कस्टमर सर्विस नहीं है। तो वो जो सर्विस आपको दे रही है एयर होस्टेस, वो जहाज की टिकट में शामिल है। पे किया हुआ आपने। कस्टमर सर्विस क्या होगी कि आपने कोई चीज खरीद ली और आपका मोबाइल खराब हो गया और आप पहुंच गए, यार ये खराब हुआ है, उसको ठीक करो। कस्टमर सर्विस। अच्छा, आपका कोई गेस्ट आना है एयरपोर्ट से, आपने फोन किया फ्लाइट कब आ रही है, आपको फ्री में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कस्टमर सर्विस। तो उसके लिए आप पे नहीं कर रहे। आपने ये ध्यान रखना, पे नहीं किया था, लेकिन वो ऐड करता है कस्टमर की लॉयल्टी में कि यार ये हमें सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो भी गाइडेंस है, एडवाइस है, वो दे रहे हैं। आप एक दुकान में गए, आपने चीज नहीं भी ली, लेकिन आपको यार मैंने लेनी नहीं बची, सर कोई बात नहीं हम आपको फिर भी इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो सेल्स स्टाफ कह रहा है कस्टमर सर्विस, आप तो बाय कुछ नहीं कर रहे, लेकिन क्यों दे रहे हैं? ताकि आगे आप उस ब्रांड को प्रमोट करो, जिसने लेनी हो उस तक पहुंच जाए। अगर आप नहीं भी ले रहे, या फ्यूचर में आपका प्लान है अगर उसको बाय करने का, तो आप बाय कर लें। अच्छा,
ये हो गया, ये समझ आ गया हमें कि ये मार्केटिंग के फंक्शन है सारे के सारे। अच्छा फिर अब ये नोट मैंने लिखा हुआ है कि मुझे बता दिया कि हम जनरल, ये ना पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि मार्केटिंग से मुराद सिर्फ एडवर्टाइजिंग और सेलिंग होती है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ठीक है ना। मार्केटिंग से मुराद सेल प्रमोशन भी होती है, बाय वन गेट वन फ्री, लकी ड्रॉ, और वो मनी ऑफ कूपन आपको दे रहे हैं, उसमें स्पॉन्सरशिप भी आती है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आती है। सैमसंग ने जब अपना वो मोबाइल लॉन्च किया था, वो जो फोल्डेबल था, तो उन्होंने पूरी एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था ताकि पब्लिक को बता सकें कि ये क्या लॉन्च कर रहे हैं। और BYD ने भी अपना लॉन्च किया है अभी ब्रांड, तो उन्होंने बकायदा पूरा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जहां बताया है कि BYD लॉन्च हो रही है। तो उसमें पैसा कोई नहीं दे रहा, लोग देख रहे हैं, अच्छा ठीक है जी, तो ये भी एक आपकी प्रमोशन ही हो रही है, तो वो एडवर्टाइजिंग और सेलिंग नहीं है। अच्छा, ये इसको हम बाद में पढ़ेंगे, मैं नोट इसलिए लिख देगा, पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि क्या मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजिंग और सेलिंग होती है। तो आप क्या लिखेंगे, एडवर्टाइजिंग और सेलिंग बिल्कुल होती है, बताएंगे, लेकिन उसके अलावा और फैक्टर्स भी हैं, वो आप बताएंगे, वो भी इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, मार्केट आपको बताइए, मार्केट क्या होती है भाई। मार्केट तो वो प्लेस होती है, वो फिजिकल भी हो सकती है, वो वर्चुअल भी हो सकती है। क्या आप अली बाबा 40 चौर, नहीं नहीं, क्या है ये अली बाबा या दराज, आप वहां से बाय करती हैं, तो इसका मतलब है कि आप, वो मार्केट है, आप वहां से बाय कर रहे हैं। इसी तरह आप और किसी भी वेबसाइट से अगर बाय कर रहे हैं, तो ये वर्चुअल है, लेकिन आप मार्केट जाके भी मोबाइल ले सकते हैं, या वी सेंटर चले गए हैं, या आप माल रोड पे चले गए हैं कोई शॉपिंग करने के लिए, तो वो दोनों हो सकती है, लेकिन वहां जरूरी क्या है, बायर और सेलर की इंटरेक्शन होना जरूरी है, और चीज फिर आप जो भी खरीद रहे हैं वो खरीद लें एंड पे। अच्छा, और मान लीजिए, मार्केट के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, एक चीज के मार्केट में चीज वो ली जाती है जिसको कस्टमर कहता है कि ये गुड वैल्यू प्रोडक्ट है। गुड वैल्यू प्रोडक्ट क्या होता है, कि टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं। गुड वैल्यू प्रोडक्ट का मतलब है कि आप जितने पैसे खर्च कर रहे हैं, उससे ज्यादा ये आपको बेनिफिट दे रहा है, जो हम उसे यूज करते हैं, तो हम कहेंगे गुड वैल्यू प्रोडक्ट। या एक और नाम भी है, गुड वैल्यू फॉर मनी, ये भी बोला जाता है। अच्छा, तो मार्केट में आप सर्च करते हैं उसके लिए, और बात करता आपको क्वालिटी अच्छी मिल रही है, लेकिन यार यार वैल्यू फॉर मनी नहीं है, मतलब प्राइस तो यार, प्रोडक्ट तो अच्छा है, लेकिन जितनी प्राइस चार्ज कर रहे हैं ना, ये वो देने वाली नहीं। तो मेरे लिए आईफोन वैसा ही है, कि आईफोन जो है ना, अच्छा होगा, लेकिन जितनी प्राइस वो दे रहे हैं ना, वो वर्थ नहीं है, तो मैं नहीं लूंगा उसको। अच्छा, इसी तरह से मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स पे अगर हम आ जाते हैं, तो वो हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर, इंक्रीज सेल्स, रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये तो काम है इसका, मार्केटिंग का। और आपको पता है रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट, सेल्स बढ़ाना। अच्छा, मार्केटिंग में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे सेल्स बढ़ जाए, क्या करें। प्रमोशन। हाँ, प्रमोशन, बाय वन गेट वन की ऑफर लगा सकते हैं, आप लगाना चाहें। ये जो एंड ऑफ सीजन सेल लगती है, जो आजकल भी लगी हुई है, क्या ये इससे आपकी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है ना। इससे सेल्स तो लाजमी बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही, क्योंकि आप तो आधी कीमत में दे रहे हैं, सेल्स बढ़ रही। लेकिन जब प्रॉफिट कब बढ़ा है, पहले बेची नहीं रही थी, अब तो बिक रही है। नहीं, पहले वही तो बात है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, आपको ये समझना जरूरी है ना, कि आपने खर्चा कितना किया हुआ है और रेवेन्यू कितना आ रहा है, इनको कंपेयर करना है। तो आपका खर्चा तो उतना ही हुआ है, रेवेन्यू आपने कम कर लिया प्राइस कम करके, तो वो फिर प्रॉफिटेबिलिटी आपकी नहीं बनेगी, अब वो कम हो जाएगी। अच्छा, बहरहाल, अच्छा, टू इंक्रीज और मेंटेन मार्केट शेयर, इसलिए आप क्या करें, प्राइस कम कर सकते हैं, लेकिन फिर मार्केट शेयर बढ़ाना है तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट को आप छोड़ दें। इंप्रूव द इमेज, ये भी समझ आती है बात की, कैसे। इमेज आपका, पुराने जमाने में ना एक, अभी भी है वैसे तो, इंग्लिश टूथपेस्ट, वो आता था, उसमें ऐड में दिखाते थे, एक ऐड चलता था कि जीत गया इंग्लिश, हार गई महंगाई, यानी कि टूथपेस्ट की रेस हो रही है, और उसमें दिखाते थे इंग्लिश टूथपेस्ट जीत गया, यानी कि वो महंगाई की रेस है, और वो जीत गया। अब लोगों ने ये गुमान कर लिया कि इट्स अ लो क्वालिटी प्रोडक्ट, इसलिए ये सस्ता है। तो फिर उन्होंने एक एक्टर भी लिया, उसको हायर किया, और उसने बताया कि भाई यहाँ पर इसकी प्राइस कम इसलिए नहीं है कि लो क्वालिटी है, प्राइस इसलिए कम है कि हम प्रॉफिट कम रखते हैं। तो इस तरह करके उसको पोर्ट्रे किया, इमेज, पता नहीं लोगों ने लिया कि नहीं लिया, ही पता नहीं। इसी तरह से अगर आपने इमेज बेहतर करना हो, तो वो लेज का जैसे इशू बन गया था कि वो पिग फैट ऑयल इसमें इस्तेमाल होता है, और बीइंग एन इस्लामिक कंट्री, लोगों ने उसको लेना छोड़ दिया, सेल कम हो गई, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट था E631। लोगों ने कहा ये पिग फैट से आता है ऑयल, और आता भी था, ठीक है। तो वो फिर उन्होंने, लेकिन वो मछली, एक खास किस्म की मछली के तेल से भी आता है। तो अच्छा, खैर, अब मशहूर जिसने करना था कर दिया, और र्यूमर स्प्रेड करनी थी, क्योंकि उसमें लेद नया लॉन्च हुआ था, लेकिन किसी को पता, आइडिया नहीं था ना कि लेद अकेला तो है नहीं, उसके पीछे तो पेप्सी है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी। तो उन्होंने फिर ये किया कि उन्होंने, मैं बता रहा हूँ इमेज कैसे ठीक किया, खराब हुआ। उन्होंने हायर किया एक बंदे को, जो एक, जो उसने आके फिर एड में दिखाया कि वो लेज खा खा रहा है, और दिखा रहा है ये 100% हलाल है। तो आप लेज की पैकेजिंग पे देखेंगे भी, वहाँ हलाल लिखा होता है। अब
तो उन्हें पता कि हरारा और बहुत सेल उसकी चल भी है, और वो पता कौन था, वो था जे डॉट का ओनर। कौन बोला? जुनेद जमशेद। क्यों हायर किया? क्योंकि जुनेद जमशेद एक तो आप लेज वगैरह ले रहे हैं तो बच्चे लेते हैं, तो पैसे तो पेरेंट्स ही लेते हैं ना। बड़े तो नॉर्मली उस तरह नहीं खाते जितने टीनेजर या बच्चे खाते हैं। तो उन्हें लगा कि जुनेद जमशेद जो है वो एक पॉपुलर सिंगर था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, और जब आपके पेरेंट्स यंग बच्चे थे तो उन्होंने उसको उसका वो अरूज देखा है तो कितना बड़ा पॉपुलर सिंगर था। तो उन्होंने कहा, और अमीर आदमी था, उन्होंने कहा यार ये बिल्कुल सही बात कर रहा है, एंडोर्स कर रहा है कि। दूसरा वो रिलीजियस स्कॉलर भी था साथ, अब बन गया बाद में। बन गया। तो उन्होंने कहा यार ये हराम चीज क्यों खा के बताएगा। तो दो चीजें आ गई, ड्यूल एज सॉर्ड बन गई वो। और वो जैसे उसको, और वो उनका आइडिया जो क्लिक कर गया, और उसकी सेल अब ऊपर चलेगी, अब कोई बात नहीं करता उसके खिलाफ। अच्छा, और देखा भी जाए तो लेज के मुकाबले में कौन सा, उस प्राइस रेंज में कौन सा और चिप्स का ब्रांड आ रहा है? बहुत है। बताओ। अब अब कौन है जैसे? ओवल में भी आया था। ये हाँ जी आए, बिल्कुल आए थे, लेकिन ओयो का एड इतना चल नहीं रहा। मार्केट में शायद पड़े होते, लेज ज्यादा पड़ा होता, फिर सुपर क्रिस्प। वो सुपर हाँ, क्रिस्प। वो इसका मतलब जो सुपर क्रिस्प तो बहुत पुराना है मुझे। दो बॉक्स हाँ लेकिन वो शायद चिप्स नहीं थे, स्नैक्स और तरह का कह लो। वो इस तरह तो कुरकुरे चीटोस वगैरह वो भी हैं, वो भी पेप्सी का ही ब्रांड है, लेकिन वो भी होते हैं। अब आप प्रिंगल्स के कहते हो, तो प्रिंगल्स तो उस प्राइस रेंज में आता ही नहीं है, वो महंगा है, वो आप जैसे लोग लेते हैं। अच्छा, अब ये कि अच्छा, ये इमेज आपको बेहतर करना है टू टारगेट अ न्यू मार्केट, और मार्केट हम ये भी करते हैं, नई मार्केट को टारगेट करना। ये अभी हाल ही में कोई एग्जांपल नजर आती है जो नई मार्केट को टारगेट किया उन्होंने? आपको समझ आती है कि ये जो टारगेट कर रहे हैं नई मार्केट, इसका मतलब क्या होता है? सर जैसे या टारगेट मार्केट क्या होती है? निशाद ने बुटीक खोला है, वो टारगेट उन्होंने नहीं आने के एक मार्केट हो गया। लेकिन निषाद के पहले कपड़े पहले तो अफोर्डेबल थे ना सबके लिए, तो उन्होंने एक्सपेंसिव भी खोल दिया भी है। खोल दिए हैं, हाँ। ये बिल्कुल सही। तो एक वो और मार्केट में बिल्कुल जा रहे हैं, सही बात आपकी। अच्छा, अब अगर आप जैसे आप ये ले लो कि बुंदू खान का रेस्टोरेंट था पहले, तो बुंदू खान जो है वो अब स्वीट्स एंड बेकर्स भी आ गया। वो भाई इधर सुन लो, मोबाइल इस्तेमाल करी जा रहे हो, वो नोट्स कर रहे हैं। लिख रहे हो? अच्छा अच्छा। अच्छा, अब ये कि एग्जांपल दिख रहा हाँ, है। अच्छी बात है, नहीं ठीक है। मैंने कहा वो कान में जो हर बार लगाया होता है, मैंने कहा पता नहीं। अच्छा एनीवे, अच्छा ओके। अब बुंदू खान स्वीट्स एंड बेकर्स भी है, ये नई मार्केट आ गई। पहले वो थे रेस्टोरेंट के बिजनेस में, अब वो बेकरी के बिजनेस में भी। गोरमे, गोरमे का बैंक्वेट हॉल भी आ गया। तो गोरमे तो पहले सिर्फ बेकरी के बिजनेस था, वो अब उधर भी आ गया, अपना वेडिंग जो इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में। तो ये आप नई मार्केट में जा, क्या हो, क्या चीज, क्या है? फर्नीचर, हाँ। बल्कि मैंने सुना था गोरमे जो है ना वो पेट्रोल पंप भी खोलने वाले हैं, लेकिन वो शायद नहीं खोला उन्होंने अभी। तो शायद वो उन्होंने इरादा भी तर्क कर दिया हो। तो ये क्या हो रहा है, आप नई मार्केट सेगमेंट में जा रहे हैं। अब सवाल ये होता है मार्केट सेगमेंट होता क्या है? मार्केट सेगमेंट एक पार्ट होता है मार्केट का, जिसमें एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल है जिनकी एक सिमिलर नीड और वांट है। जैसे अभी आपने कहा कि, मैंने भी कहा बुंदू खान ने वो स्वीट्स एंड बेकर्स अगर खोल लिया बेकरी, तो अब बेकरी के प्रोडक्ट को यूज करने वालों की मार्केट अलग है। तो अब आप उनको चीजें बेच रहे हैं, ठीक है, समझ आ रही है बात की। ये नई मार्केट पे करें, ये नई मार्केट सेगमेंट आपने पकड़ा हुआ है। अच्छा, वहां जो, अच्छा, न्यू मार्केट और मार्केट सेगमेंट दोनों हो सकते हैं। न्यू मार्केट नया कंट्री हो सकता है, नया रीजन हो सकता है, और न्यू मार्केट सेगमेंट कोई छोटा सा पार्ट भी हो सकता है। अभी आपने जो, अभी BYD को ले लो, तो ये नई मार्केट में आया ना, चाइना से पाकिस्तान आ गए, तो नई मार्केट ही है ये। या इसने जो कहा निशाद पहले लाहौर में तो पहले ही था, पाकिस्तान में भी पहले थी, लेकिन उन्होंने बुटीक खोल ली, बहुत एक्सपेंसिव आइटम। तो वो आप नई मार्केट सेगमेंट में चले गए कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो वेरी हाई इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके लिए रखी हुई है आपने। अच्छा, तो ये आपका, ये मार्केटिंग का ये भी काम है। फिर डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स और इम्प्रूव एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। अब डेवलप मतलब डिजाइन डेवलप करना है ना, बनाना काम इनका नहीं है। लेकिन ये डेवलप करेंगे कि अब कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं, तो उसमें क्या चीजें आपको चाहिए, तो वो आप इम्प्रूव करते हैं। जैसे भी ये जो ओशान X7 है, उसका अब जो नया उन्होंने फेसलिफ्ट निकाला है, तो उससे उन्होंने अब क्या किया कि वो जो 5 सीटर थी उसको भी 7 सीटर कर दी है, क्योंकि लोगों को लगा यार गाड़ी बड़ी है तो 7 सीटर नहीं है, क्या बात है। तो उसके मुकाबले में और गाड़ियां हैं जो 7 सीटर थी, तो उन्होंने कहा यार ये फिर अगर मुकाबला करना है तो फिर आप उसको करें। तो और उसमें और भी चेंजेस लेके आए, जैसे कि लोगों ने कहा कि इसका जो इंटीरियर है वो वाइट है, तो ये पाकिस्तान के माहौल में तो गंदा हो जाता है, व्हाइट लेदर कहाँ चलता है, यहाँ पर डस्टी एनवायरनमेंट है। तो उन्होंने उसको चेंज करके क्या कर दिया, वो बेज कलर में, लाइट बेज में शायद ले चले गए, तो इम्प्रूवमेंट वो भी इसमें लेकर आए हैं। अच्छा, तो टू इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी, ये भी हमें समझ आती है इस बात की, कस्टमर लॉयल्टी की ना। कस्टमर लॉयल्टी कैसे बनाते हैं? कस्टमर को, कस्टमर को डील जब आप कर रहे हैं, तो मेक द कस्टमर फील इंपॉर्टेंट। कस्टमर आया है तो उसको प्रॉपर तरीके से अटेंड करें। खाना मुझे
नहीं कहा ये भी होता है। एक्स्ट्रा फेवर्स आप कभी ज्वेलरी की शॉप में जाएं, अगर आपने कुछ जेवर बनाना है, वो महंगा होता है, वो आपको लाजमी, ये इनकी टैक्टिस होगी, वो जी बोतल लेके आए जी, इनके लिए मेहमान आए, तो वो बोतल के पैसे ज्वेलरी में से निकाल लेंगे। लेकिन बहरहाल कस्टमर को तो लगेगा ना मुझे स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं। इसमें गाड़ी भी एक बड़ी आइटम है, तो ये नहीं है कि आप गाड़ी देते हैं तो लगे कि पुराना कस्टमर है, एक्स्ट्रा फेवर्स एक्स्ट्रा फेवर देते हैं, जरूरी है ताकि वो लॉयल रहे। अच्छा। मुझे मिले अच्छा। एक्स्ट्रा फेवर्स। उसका बड़े पुराने कस्टमर हो किसके? अच्छा, लॉयल्टी कार्ड, ये लॉयल्टी कार्ड है। अच्छा, ओके, ऑल राइट। अच्छा, ये आपको समझ आ गया, ये भी काम इनके हैं, आपको पता होना चाहिए। आगे आ गया, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इतना स्मार्ट होने चाहिए। मैंने यहाँ लिखा है, आगे भी पढ़ेंगे। अच्छा जी, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होते हैं, तो स्मार्ट में स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम्ड हमें नजर आ रहा है। खैर, ये हम इसको ना अब बाद में कवर करते हैं, अभी इतने करते हैं।